नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक। सत्र में अहम विधेयकों और विधायी सरकारी कामकाज निपटाने पर होगा सरकार का जोर। सदन में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा जरूरी। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष का बयान। कहा, सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना सदस्यों की जिम्मेदारी। सिडनी डायलॉग में भारत में होने वाले 5 अहम परिवर्तनों की प्रधानमंत्री ने दी जानकारी। कहा, गलत हाथों में ना जाए क्रिप्टो करेंसी, लोकतांत्रिक देश करे सुनिश्चित। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने को तैयार भारत। सरकार के प्रयासों से मजबूत स्थिति में बैंकिंग क्षेत्र, निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल विषय पर प्रधानमंत्री का संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। चीन और पाकिस्तान समेत 10 देश धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी। धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आरोपों को चीन ने किया खारिज। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 29 तारीख को शुरू होगा और 23 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में ये कहा है कि 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। सरकारी कामकाज की प्राथमिकताओं के अधीन इस सत्र के 23 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। राज्यसभा सचिवालय ने भी सत्र को लेकर बयान जारी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन संपन्न हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले आज शिमला में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में बढ़ती अनुशासनहीनता, व्यवधान, हंगामे की बढ़ती प्रवृत्ति को हमें रोकना पड़ेगा और जनप्रतिनिधियों में स्व अनुशासन का विकास करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करनी होगी। सदन निर्बाध रूप से चले, बढ़ती अनुशासनहीनता को रोकने के लिए भी हमें प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। सदन शालीनता से चले, गरिमा से चले, इसके लिए भी हम विधानमंडल के अध्यक्षों को व्यापक चर्चा संवाद करनी होगी, सभी दलों से चर्चा करनी होगी। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान व्यवधान नहीं किया जाएगा। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष के साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत 36 राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हुए। ज्यादा हैं, हमारे दायित्व ज्यादा हैं और इसको निभाने के लिए हमें व्यापक प्रयास करने होंगे। और इस 2 दिन के अधिवेशन में हमने कुछ निर्णय, कुछ संकल्प लिए हैं। मुझे आशा है उन निर्णयों, संकल्पों के माध्यम से हम एक ऐतिहासिक रूप से इस लोकतंत्र की नई यात्रा को शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिडनी डायलॉग के उद्घाटन में भारत के प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर व्याख्यान दिया। भारत के प्रौद्योगिकी के क्रमिक और विकास के विषय पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्धि और सुरक्षा के लिए सभी सहयोगियों के साथ काम करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग ने हमारी जीवन शैली को ही बदल कर रख दिया है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भारत में होने वाले 5 परिवर्तनों को गिनाया। There are 5 important transitions taking place in India. One, we are building the world's most extensive public information infrastructure. We are one of the largest consumer of data per capita and have one of the cheapest data in the world. Two, we are transforming the lives of the people by using digital technology for governance. 3, India has the world's 3rd largest and fastest growing startup ecosystem. 4, India's industry and services sectors, even agriculture, are undergoing massive digital transformation. 5, there is a large effort to prepare India for the future. प्रधानमंत्री ने क्रिप्टो को लेकर चेतावनी भी दी। उन्होंने सभी लोकतांत्रिक देशों से यह आह्वान किया कि वो क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर संगठित रूप से काम करें। Take cryptocurrency or Bitcoin, for example. It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands, which can spoil our youth. और इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच गहरी दोस्ती है। समय के साथ हमारे संबंध और आगे बढ़ेंगे। सिडनी संवाद ऑस्ट्रेलिया के कूटनीतिक संस्थान की पहल पर आयोजित किया जा रहा है। Critical and emerging technologies, critical minerals, cybersecurity, the digital economy, space and science, technology and research, and so much more. We're also working together to ensure global technology rules and norms reflect shared values in support of a stable, open, and prosperous region here in the Indo-Pacific. पिछले 6-7 सालों में सरकार के प्रयासों और समर्थन से बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत स्थिति में आ गया है। बैंकों की वित्तीय स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। दिल्ली में निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्ष्य तय हो चुका है और इसे हासिल करने के लिए हम मजबूत धरातल पर हैं। उन्होंने कहा कि बैंक देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने 2014 के बाद से 5 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2014 के पहले से मौजूद सभी चुनौतियों से पूरी क्षमता के साथ निपटी है। बैंकों के पास एक विशाल और मजबूत कैपिटल बेस बना है। आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। एनपीएस की प्रोविजनिंग का बैकलॉग नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीए आज 5 सालों में सबसे कम है ही। कोरोना काल के बावजूद इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हाफ में हमारे बैंकों की मजबूती ने सबका ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने इस साल 100 से अधिक देशों को कोविड-19 रोधी टीकों की 6.5 करोड़ खुराक का निर्यात कर फार्मा के क्षेत्र में अपनी क्षमता को दिखाया है, जिसे अब और बढ़ाया जा रहा है। दवा के क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने जो वैश्विक भरोसा हासिल किया है, उसकी वजह से आज भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का जोर एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने पर है जिससे भारत दवाओं की खोज और चिकित्सीय उपकरणों के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करे। उन्होंने कहा कि फार्मा क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। Has been a key driver of our economic growth. The combination of high quality and quantity at affordable prices has generated immense interest in the Indian pharma sector around the world. भारत और चीन ने सीमा तनाव कम करने के लिए अगले दौर की सैन्य स्तर की वार्ता आयोजित करने पर सहमति जताई है, जिसमें पूर्वी लद्दाख में टकराव कम करने और सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने पर बातचीत होगी। दोनों देशों की सीमा मामलों पर विचार विमर्श और समन्वय संबंधी कार्यकारी तंत्र यानी कि WMCC की डिजिटल माध्यम से आज बैठक हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में ये बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति के संबंध में स्पष्ट और गहराई के साथ चर्चा की और पिछले सैन्य स्तर की वार्ता के बाद के घटनाक्रम की समीक्षा भी की। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार इस बात पर भी सहमति बनी है कि सीमा पर तनाव कम होने तक दोनों पक्ष जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखेंगे और किसी अप्रिय घटना से बचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के रेजांगला स्थित युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान पर हुए युद्ध में करीब 100 भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला किया था। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए राजनाथ सिंह ने युद्ध स्मारक को भारतीय सेना के दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ इतिहास के पन्नों में अमर है बल्कि हमारे दिलों में भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि 18,000 फुट की ऊंचाई पर लड़ी गई रेजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई की कल्पना आज करना मुश्किल है। रेजांगला की लड़ाई 18 नवंबर 1962 को सुबह 4 बजे शुरू हुई और रात करीब 10 बजे तक चली। इसमें मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की सी कंपनी ने बेहद कम संख्या होते हुए न सिर्फ बहादुरी से मोर्चा संभाले रखा बल्कि चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दुष्कर्म मामले में शारीरिक स्पर्श से जुड़े मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नियत ही अपराध की श्रेणी में आती है। ऐसी घटनाओं में शारीरिक स्पर्श प्रासंगिक नहीं है। खंडपीठ का कहना था कि कानून को उसकी मूल प्रासंगिकता की दृष्टि से परिभाषित किया जाना चाहिए। उसे बचाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि कानून की अप्रासंगिक व्याख्या से विधायिका के प्रयास निरर्थक हो जाएंगे। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि इस कानून के बारे में जब विधायिका ने स्पष्ट इरादा व्यक्त कर दिया है तो अदालतों को इस बारे में किसी भी दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए अदालत ने दोषी को 3 साल के कठोर कारावास और 1 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी अहम खबरों पर। Modern science gave us the understanding of sunlight as an energy which can be stored and utilized. Solar energy has been able to drive the well-being of millions of rural consumers. The focus by the Honorable Prime Minister to shift the energy transition to clean energy, and the focus on that has actually propelled the movement of RE energy in the country. Across the world, solar in particular makes great sense as an energy source. Keep watching Diplomatic Dispatch only on Sansad Television. आपके सांसद में इस हफ्ते देखिए यूपी की अमरोहा संसदीय सीट से सांसद कुंवर दानिश अली की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरी जनता मेरे से बहुत प्यार करती है और ये प्यार ही मेरी ताकत और मेरा हौसला है। He is a self-made. इन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत स्ट्रगल करके आज जो भी है इन्होंने सब अपने आप ही किया है। गढ़ विधानसभा की मेन समस्या क्या है
शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। पानी की निकासी जो है ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उसको मैं कर पाऊँ। देखिए शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों की अहम खबरों। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 21 नवंबर तक ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों और पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने वाले टैंकरों पर लागू नहीं होगी। राजधानी में अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज और पुस्तकालय बंद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं के दल ने आज पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन किए। ये दल श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ था। पंजाब बीजेपी का दल भी आज श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन के लिए पहुंचा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों और तेलंगाना राष्ट्र समिति के दूसरे नेताओं ने राज्य में धान की खरीद पर केंद्र के असहयोग रुख के खिलाफ आज धरना दिया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि ये लड़ाई इसलिए शुरू की गई है क्योंकि राज्य के किसान समुदाय पर केंद्र की नीतियों के कारण असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व के तहत वीरांगना बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली में 25 स्वयंसेवक संगठन की महिलाओं और विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं समेत कुल 600 महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समारोह में शामिल होने झांसी पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत गरीब लड़कियों को मुफ्त सिलाई मशीनें बांटी। भारतीय सेना ने पहले 40 लड़कियों को 2 महीने तक सिलाई की ट्रेनिंग दिलाई और उसके बाद अब इन लड़कियों को सिलाई मशीन दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मधुबनी चित्रकला का अद्भुत नमूना भेंट किया। चित्रकार देवेश ठाकुर ने मधुबनी चित्रकला में संपूर्ण हनुमान चालीसा को चित्रित किया है। मुख्यमंत्री पेंटिंग देखकर खुश हुए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो इस पेंटिंग को मुख्यमंत्री निवास में लगाएंगे। एनआईए ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई संगठनों के प्रतिनिधियों के परिसरों पर छापे मारे हैं। हैदराबाद में एक प्रिंटिंग प्रेस में हाल ही में मारे गए माओवादियों की केंद्रीय समिति के सदस्य अक्की राजू हरगोपाल के जीवन की प्रकाशित और अप्रकाशित पुस्तकों को जब्त करने के बाद एनआईए ने छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच आज लखनऊ में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट की मुलाकात हुई। बैठक के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच 21 साल पुराना विवाद सुलझ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा उनके संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंची। गाजीपुर से यहां पहुंची रथ यात्रा का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बने कम दबाव के एक क्षेत्र को देखते हुए तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और रानीपेट समेत 9 जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। तेज बारिश के कारण एहतियात के तौर पर राज्य के 23 जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। केरल के इडुक्की जिले में भारी बारिश के मद्देनजर मुल्ला पेरियार बांध के 2 द्वार और चेरुथोनी बांध का 1 द्वार खोल दिया गया। मुल्ला पेरियार बांध में जलस्तर 141 फुट पर पहुंच गया है। पेरियार नदी के दोनों ओर रह रहे लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।
और देश की कुछ और अहम खबरें विस्तार से। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 115 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 73.44 लाख से अधिक टीके जो हैं वो लगाए गए हैं। 4 करोड़ लोगों को कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक लगाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इधर पिछले 3 दिनों में कोविड के केस में मामूली सी बढ़त दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 12,000 नए रोगी सामने आए। इससे पहले 17 नवंबर को 10,000 और 16 नवंबर को 9,000 करीब नए मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने की जो वर्तमान दर है वो 98.28% हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 11,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। और भारत को अगले 4 साल के लिए एक बार फिर यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुना गया। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुने जाने के पक्ष में 164 वोट मिले। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बधाई देते हुए ट्वीट किया कि विदेश मंत्रालय और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने बेहतरीन काम किया। ग्रुप 4 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से जापान, फिलीपींस, वियतनाम और चीन भी कार्यकारी बोर्ड के सदस्य चुने गए। कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य देश हैं जिनका कार्यकाल 4 साल का होता है। यूनेस्को में कुल 193 सदस्य देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने अफगानिस्तान में एक ऐसी समावेशी व्यवस्था पर जोर दिया जो देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हो। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में सहायता के लिए एक साथ आने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा, भारत सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के लोगों की सहायता के लिए तैयार है। टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे लोगों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना भारत की तात्कालिक प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान सहित पूरे क्षेत्र के लिए आतंकवाद एक गंभीर खतरा बना हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार समेत कई देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में चिंताजनक राष्ट्र घोषित किया है। इसके अलावा अल्जीरिया, क्यूबा और निकारागुआ को भी इस सूची में शामिल किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश सरकारों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक समुदायों के साथ मिलकर दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। इस सूची में ऐसे देशों को शामिल किया गया है जहां की सरकारें धार्मिक स्वतंत्रता के हनन में शामिल हैं या ऐसी घटनाओं की अनदेखी कर रही हैं। अमेरिका ने अल शबाब, बोको हराम, हयात तहरीर अल शाम, ISIS और तालिबान समेत आतंकी गुटों को विशेष चिंता वाला संगठन घोषित किया है। और इन तमाम अहम खबरों के साथ ही बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं मुंबई सेंट्रल टर्मिनल स्टेशन पर शुरू हुए देश के पहले पॉड होटल की झलकियों के साथ। नमस्कार।